लीजिए फिर से हम लेकर आ गए हैं प्रॉपर्टी से जुड़ी अहम खबरें। शो की शुरुआत करें उससे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। नोएडा में इस साल फ्लैट्स के सर्कल रेट में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। पिछले साल फ्लैट्स के सर्कल रेट में बढ़ोतरी की गई थी, जिसके कारण फ्लैट्स की बिक्री में कमी दर्ज की गई। इसीलिए रजिस्ट्री विभाग ने इस साल फ्लैट्स के सर्कल रेट न बढ़ाने का फैसला किया है। यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी जल्द ही 5 नए शहर बसाने जा रही है। अथॉरिटी यमुना एक्सप्रेस वे से जुड़े 5 जिलों में इन नए शहरों को बसाने की तैयारी कर रही है। डीडीए जुलाई के आखिरी तक लॉन्च होने वाली हाउसिंग स्कीम 2014 में किसी तरह की धांधली नहीं चाहती है। डीडीए अपनी इस योजना में पारदर्शिता लाने के लिए सरकारी एजेंसी के स्थान पर प्राइवेट कंसल्टेंट एजेंसी की मदद ले सकती है। ओखला पक्षी विहार से जुड़े इको सेंसिटिव जोन को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय 2 किलोमीटर करने का प्रस्ताव कोर्ट में पेश कर सकता है। अभी तक ओखला पक्षी विहार के आसपास के 10 किलोमीटर का दायरा इको सेंसिटिव जोन घोषित है। आम बजट 2014 आने में बस कुछ ही दिन बचे हैं। नई सरकार के पहले बजट से रियल एस्टेट सेक्टर को काफी उम्मीदें हैं। क्या है ये उम्मीदें, आइए देख लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। आम बजट 2014 के आने में बस कुछ ही दिन बचे हैं। नई सरकार से रियल एस्टेट सेक्टर ने काफी उम्मीदें लगा रखी हैं। नई सरकार 2022 तक देश के हर नागरिक के लिए घर का सपना पूरा करना चाहती है। इसलिए माना जा रहा है कि सरकार अपने बजट में रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर कई अहम फैसले ले सकती है। देखिए, मोदी सरकार ने जब मैनिफेस्टो लाया था, उन्होंने ये बताया गया कि 2020 में हम लोग हाउसिंग फॉर ऑल करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी गरीब से गरीब लोग हैं उनको हाउसिंग देंगे। और ये जो घर है, इसमें खास करके किसको चाहिए? घर चाहिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। जब हम बोलते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिनका इनकम 5,000 से कम है और उनके पास रहने का छत भी नहीं है, तो यदि ये करना चाहते हैं 2020 में, मुझे लगता है बहुत सारा अच्छे स्कीम वो ला सकते हैं। देश में इस समय सस्ते घरों की सबसे ज्यादा कमी है। शहरी क्षेत्रों में इस समय करीब 1.87 करोड़ घरों की जरूरत है, जिसमें से 95% मांग लो इनकम ग्रुप के लिए है। इसलिए माना जा रहा है कि सरकार इस बजट में घर खरीदारों को टैक्स छूट और अफोर्डेबल हाउसिंग पर ज्यादा जोर दे सकती है। करीबन मतलब 24 मिलियन हाउसेस की जो शॉर्टेज है हिंदुस्तान में, उसमें से 95% EWS LIG कैटेगरी है। यानी 90 से 95% जो सेक्टर है वो अफोर्डेबल हाउसिंग वाला है। उसको पूरा करने के लिए और उन लोगों को मकान मुहैया और छत मुहैया कराने के लिए उस सेक्टर को निश्चित तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरी में डालना चाहिए। रियायतें सरकार को देनी चाहिए और कहीं ना कहीं रियायतों के रूप में मैं ये भी मानता हूं कि एक बड़ा कदम उसको टैक्स फ्री इनकम के रूप में होना चाहिए। जो लोग घर खरीदने के लिए होम लोन लेते हैं, उन लोगों को भी नई सरकार के पहले आम बजट से काफी उम्मीदें हैं। सरकार अगर होम लोन पर मिलने वाले आयकर की छूट सीमा को बढ़ा देती है, तो सरकार के इस कदम से और भी लोग घर खरीदने के लिए दिलचस्पी दिखाएंगे। जो कम कीमत वाले घर हैं, जिसको हम लो इनकम ग्रुप के लिए कहते हैं, उनके लिए जो घर बनाए जाएं, उसके ऊपर इनकम टैक्स में, आयकर में छूट देनी चाहिए। पहले जो छूट थी जिसको बंद कर दिया गया, उसका असर ये हुआ कि लोगों ने घर के लिए जो कॉस्ट है उसकी बढ़नी शुरू हो गई और इसके लिए उनकी अफोर्डेबिलिटी बहुत कम हो गई। रियल एस्टेट सेक्टर में पिछले काफी वक्त से मांग उठती रही है कि रियल एस्टेट सेक्टर को भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का दर्जा दिया जाए। नई सरकार के पहले आम बजट से उम्मीद जताई जा रही है कि रियल एस्टेट सेक्टर को भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का दर्जा मिल सकता है। महंगाई बढ़ रही है, जिस ढंग से प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ रही है, लैंड प्राइस बढ़ रही है, उस मुकाबले अब बिल्डर को इतना ज्यादा फायदा नहीं है। तो सरकार को ये समझना चाहिए कि ये हमारी रेवेन्यू बनाने में सहायक पार्टनर है। सरकार को दृष्टिकोण लाना पड़ेगा। सरकार को इसे इंडस्ट्री का दर्जा देके रियायतें देनी पड़ेगी। तो कई तरह के वैट टैक्सेज में ये छूट देनी पड़ेगी। वो छूट बिल्डर को स्वयं को न मिलके उसको मिलेगी जो उसका उपभोक्ता है। बिल्डर को कितना सा हिस्सा मिलेगा, लेकिन सरकार वो छूट उस गरीब तक जाएगी, उस इंसान तक जाएगी जो वहां रहने के लिए आ रहा है।
तो इसको इंडस्ट्री का दर्जा दे सरकार, सबसे बड़ी जरूरत आज की। बजट में भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर भी कुछ बदलाव हो सकते हैं ताकि जिनकी जमीन है उनके हितों की पूरी तरह से सुरक्षा हो सके, साथ ही उस जमीन से जीविका चलाने वालों के भी हित सुरक्षित रहें। मंदी की मार झेल रहे रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्टर डोज देने के लिए पहली बार घर खरीदने वालों को भी तोहफा मिल सकता है। यूपीए सरकार ने इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम का ऐलान किया था, जिसके तहत 10 लाख के लोन लेने वालों को ब्याज दर में 1% की रियायत मिलती थी, लेकिन शर्त ये थी कि घर की कीमत 20 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नई सरकार सबवेंशन स्कीम का दायरा बढ़ाकर इसे आय और घर की कीमतों से जोड़ने की तैयारी में है। सरकार ब्याज दरों में छूट योजना के तहत व्यक्ति की आमदनी के आधार पर छूट दे सकती है। आम बजट 2014 से रियल एस्टेट सेक्टर को काफी उम्मीदें हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आने वाला बजट रियल एस्टेट सेक्टर की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। सपन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। आइए अब देख लेते हैं रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े लोग इस बजट से क्या चाहते हैं, क्या है उनकी डिमांड्स। रियल एस्टेट सेक्टर ये चाहता है कि अगर स्टैम्प ड्यूटी में कमी हो, कैपिटल गेन में कमी हो, वन विंडो क्लियरेंस होने लगे, कम ब्याज पे लोन मिलने लगे, तो ये सबसे बड़ी रियायत होगी। रियल एस्टेट में रियायत की बहुत ही ज़रूरत है, जो संभवतः इस बार लागू भी किया जाएगा। और ये केवल नॉर्मल पब्लिक के लिए नहीं, जितने भी गरीब लोग हैं जिसमें थोड़ी सी भी क्षमता हो, और रियायत के माने में बैंक को भी इस पे परस्यू करना पड़ेगा सरकार को, ताकि बैंक जो है कम से कम इंटरेस्ट रेट में लोन दे सके और हर कोई इसका फायदा उठा सके। इस बजट पर जो लोगों की आशाएं हैं उसमें डेवलपर्स और रियल एस्टेट डीलर्स का बहुत ही ज्यादा जो है उनकी एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि बरसों से रियल एस्टेट के बारे में सरकार ने कुछ सोचा नहीं है। कानून जितने भी रियल एस्टेट के किसी प्रोजेक्ट से जुड़े हुए कानून हैं, उनमें समय समय पे कई बार बदलाव होते रहे। आज समय ऐसा आ गया है कि हम उन सारे बदलावों को रिव्यू करके उनको एक सरल रूप में लेके आए। रियल एस्टेट सेक्टर जैसे हमारे हिंदुस्तान में रोटी, कपड़ा और मकान, 3 मूलभूत चीजें, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है मकान। एक आशियाना जो एक आम आदमी की सोच होती है, एक आम आदमी का सपना होता है, उसके लिए हमें ये उम्मीद है कि सरकार जो हमसे जितना पैसा लेती है, ये बिल्डर, हम लोग जो पैसा देते हैं नक्शे पास कराने से लेके उसकी बेटरमेंट लेवी और पूरा होने तक, उसके मुकाबले जो मूल समस्याएं, पानी, सीवरेज लाइंस, इस तरह की किसी भी तरह की चीज पे सरकार का ध्यान नहीं जाता है, वो डेवलपमेंट पूरा नहीं होता, जो कि आम आदमी को ढंग से मिलना चाहिए। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि वो इतना पैसा जो हमसे लेती है, मोटा मोटा 25% एक प्रोजेक्ट कॉस्ट का हम सरकार को दे देते हैं, तो मूलभूत चीजों को तो कम से कम सरकार पूरा करे। सभी का सपना होता है कि उनका अपना एक सुंदर सा घर हो। जो लोग ये ख्वाब पाले हुए हैं, आइए देखते हैं उन्होंने मोदी सरकार से क्या उम्मीदें लगा रखी हैं, वो इस बजट में सरकार से क्या चाहते हैं। हाँ, बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है लोन देने का, वो थोड़ा कम होना चाहिए ताकि कॉमन मैन अफोर्ड कर सके। देखिए, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोग नॉर्मल चीज़ें भी नहीं खरीद पाते हैं, तो घर खरीदना तो उनके लिए बहुत बड़ा सपना होगा। और मुझे ऐसे लगता है कि सरकार को कम करना चाहिए जो भी इंटरेस्ट है, ताकि एक नॉर्मल इंसान एक घर जो उसका सपना होता है सबसे बड़ा, वो अफोर्ड कर सके। तो मुझे ऐसे लगता है ये जो नए बजट आ रही है मोदी सरकार की, क्या हमारा घर का सपना पूरा हो पाएगा? मैं ये चाहती हूँ कि हमारा सपना पूरा हो। सर्विस टैक्स और वैट, ये दो बहुत प्रमुख मुद्दा है। इसमें अगर कमी करके भवन निर्माण सामग्रियों को नीचे किया जा सकता है, जिससे एक आम आदमी अपने घर होने का सपने को साकार किया। देखिए, आने वाले इस बजट में आम आदमी को अपेक्षा है कि नियोजित विकास को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर्टी जो बाजार है इसको कंट्रोल किया जाए, और इस प्रकार से बजट के अंदर प्रावधान किया जाए कि भारत का आम आदमी, मध्यम वर्गीय जो लोग हैं वो प्रॉपर्टी खरीद सके, उसमें इन्वेस्ट भी कर सके और अपने उनकी रहने की जो संभावना है वो सुरक्षित और संरक्षित रह सके। महंगाई कम होनी चाहिए। ईंट, बजरी, सीमेंट ये बहुत महंगे हो, जो आम आदमी मकान नहीं खरीद सकता है, बना नहीं सकता है, तो महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए। और अब देख लेते हैं प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी कुछ खास खबरें। कभी नोएडा एक्सटेंशन में टेंशन, तो कभी ओखला बर्ड सेंचुरी का प्रॉब्लम।
आए दिन नोएडा में घर खरीदने वाले लोगों को किसी न किसी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। अभी नोएडा एक्सटेंशन और ओखला बर्ड सेंचुरी की परेशानी खत्म भी नहीं हुई थी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के सलारपुर में किसानों से ली गई लगभग 227 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण रद्द कर दिया है। साथ ही जमीन को किसानों को वापस करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने जमीन पर किए जा रहे निर्माण पर स्टे लगा दिया है। साथ ही स्टे की खबर को अखबारों में प्रकाशित करने को भी कहा है। 5 अगस्त 2013 को भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची प्रदेश सरकार को झटका खाना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन के अधिग्रहण के लिए जारी की गई अधिसूचनाओं को निरस्त कर देने का आदेश दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जमीन अधिग्रहण के आदेश रद्द कर देने के बाद भी कई बिल्डर्स किसानों की जमीन पर निर्माण कराने के साथ बेचने का काम कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ताक पर रखकर प्राइवेट बिल्डर्स की इस कारगुजारी के खिलाफ किसानों को मजबूरन हाईकोर्ट जाना पड़ा, जिसके बाद सलारपुर इलाके में प्राइवेट बिल्डर्स के निर्माण और बिक्री पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी जल्द ही 5 नए शहर बसाने जा रही है। अथॉरिटी यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़े 5 जिलों में 10-10 हजार हेक्टेयर के एरिया में इस नए शहरों को बसाने की तैयारी कर रही है। जेवर से आगरा तक के 929 गांव की जमीन पर फेज 2 मास्टर प्लान बनाया जा रहा है, जिसके लिए अथॉरिटी के DCEO ने अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा के डीएम को यमुना अथॉरिटी एरिया के अधिसूचित गांव की जमीन की पूरी डिटेल उपलब्ध कराने के लिए कहा है, जिससे जेवर से आगरा तक यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे नए शहर बसाए जा सकें। आपको बता दें कि अथॉरिटी ने ग्रेटर नोएडा से लेकर जेवर तक फर्स्ट फेज का मास्टर प्लान 2031 पहले ही तैयार कर लिया है। साथ ही यूपी गवर्नमेंट और दिल्ली NCR प्लानिंग बोर्ड से पास कराने के बाद शहर बसाने का काम शुरू कर दिया है। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने अपने इस मास्टर प्लान में ग्रेटर नोएडा से आगरा तक के करीब 1100 गाँव को शामिल किया है। फेज 2 के मास्टर प्लान में आगरा जिले के 62, मथुरा जिले के 400, अलीगढ़, हाथरस जिले के 469 गाँव को शामिल किया है। ओखला पक्षी विहार के आसपास के 10 किलोमीटर का दायरा इको सेंसिटिव जोन घोषित है, जिसके कारण लाखों लोगों के घर का सपना अधर में लटका हुआ है। लेकिन जल्द ही इस दायरे को घटाकर 2 किलोमीटर किए जाने पर विचार किया जा रहा है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय जल्द ही ये प्रस्ताव NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को दे सकता है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय इसके लिए यूपी और दिल्ली सरकार से भी इस प्रस्ताव पर राय ले रहा है, जिसके बाद पर्यावरण एवं वन मंत्रालय इको सेंसिटिव जोन को 2 किलोमीटर करने का प्रस्ताव कोर्ट में पेश करेगा। अगर इस प्रस्ताव को कोर्ट की मंजूरी मिल जाती है तो उन बिल्डर्स और लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छी खबर होगी जिनका फ्लैट ओखला पक्षी विहार के 2 किलोमीटर के दायरे से बाहर है। लेकिन उन लोगों को कोई राहत नहीं मिलेगी जिनका फ्लैट 2 किलोमीटर के दायरे में आता है। डीडीए जुलाई के आखिर तक हाउसिंग स्कीम 2014 लॉन्च करने वाली है, जिसमें 26,000 से अधिक फ्लैट होंगे। डीडीए अपनी इस योजना में पारदर्शिता रखने के लिए सरकारी एजेंसी के स्थान पर प्राइवेट कंसल्टेंट एजेंसी की मदद ले सकती है। डीडीए स्कीम में किसी भी तरह की धांधली से बचना चाहती है। कंप्यूटरीकृत ड्रॉ में माहिर एजेंसी को इसके लिए जिम्मेदारी देने पर डीडीए विचार कर रही है। साल 2010 में आई डीडीए हाउसिंग फ्लैट योजना का ड्रॉ नोएडा में CDAC के माध्यम से कराया गया था। इसमें 16,000 फ्लैटों को शामिल किया गया था। अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश करने की सोच रहे हैं तो कौन से ऐसे शहर हैं जिसमें निवेश करना आपके लिए रहेगा फायदेमंद और कहां मिलेगा आपको अच्छा रिटर्न, आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। प्रॉपर्टी में निवेश करने की सोच रहे हैं तो आम बजट आने के बाद प्रॉपर्टी की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हो सकता है। पिछले 1 साल में छोटे से बड़े शहरों में प्रॉपर्टी की कीमत में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला। आम बजट 2014 में रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर कई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। इससे मांग बढ़ेगी और कीमतों के भी बढ़ने का अनुमान है। आम चुनाव के कारण पिछले 1 साल से नीतिगत फैसले नहीं लिए जा रहे थे। सभी सेक्टर्स में असमंजस की स्थिति थी। रियल एस्टेट सेक्टर भी इससे अछूता नहीं था। कमजोर सेंटिमेंट, बैंक ब्याज दर अधिक होने के कारण भी पिछले 1 साल से प्रॉपर्टी की कीमत में वृद्धि न के बराबर हुई है। केंद्र में स्थिर सरकार आने से NRI निवेश फिर से भारतीय प्रॉपर्टी बाजार की ओर रुख कर रहे हैं।
बजट में FDI, भूमि अधिग्रहण, रियल एस्टेट सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा जैसे मुद्दों पर सकारात्मक फैसला लिया जा सकता है, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा और बिक्री में बढ़ोतरी होगी। प्रोजेक्ट में निवेश के लिए NRI निवेशकों की पूछताछ में तेजी आई है। बढ़ती हुई महंगाई और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट महंगी होने से भी डेवलपर्स के पास कीमत बढ़ाने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं। ऐसे कई शहर हैं जहां प्रॉपर्टी की कीमतों में गिरावट आई है। यहां प्रॉपर्टी में निवेश करने पर आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। NHB यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक के सर्वे के अनुसार विजयवाड़ा में 0.6%, पुणे में 1.3%, इंदौर में 1.6%, कोयम्बटूर में 1.7%, चंडीगढ़ में 2.7%, लुधियाना में 3.3%, भुवनेश्वर में 3.47%, मेरठ में 3.5%, बेंगलुरु में 3.6%, गुवाहाटी में 3.75%, जयपुर में 3.8% और पटना में 5.7% तक प्रॉपर्टी की कीमतों में गिरावट आई है। इन शहरों में आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, साथ ही साथ आपको अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। कुछ शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन यहाँ निवेश का बेहतर मौका है। NHB के सर्वे के अनुसार भोपाल में 1.3%, दिल्ली में 1.5%, हैदराबाद में 2.2%, देहरादून में 2.7%, नागपुर में 2.9%, मुंबई में 3.2%, रायपुर में 4.4%, लखनऊ में 4.1%, कोलकाता में 5.9%, चेन्नई में 5.8%, अहमदाबाद में 6.9% और सूरत में 7.1% तक प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ी हैं। लेकिन इन शहरों में निवेश करने पर अच्छा रिटर्न मिल सकता है। दिल्ली, NCR, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु में पिछले 1 साल से प्रॉपर्टी की कीमत में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला। महानगरों के अलावा Tier 2 और 3 सिटी के शहरों में भी प्रॉपर्टी का मार्केट सुस्त ही रहा है। हालांकि अफोर्डेबल हाउसिंग की मांग बढ़ रही है। देश के प्रमुख 26 शहरों पर नेशनल हाउसिंग बैंक के जनवरी-मार्च 2014 रेसिडेक्स रिपोर्ट से भी ये साफ हो गया है कि 12 शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतों में मामूली इजाफा आया है। इससे पहले NHB ने अप्रैल-जून 2013 की रिपोर्ट में 26 में से 22 शहरों की प्रॉपर्टी की कीमत में गिरावट दर्ज की थी। सिर्फ 4 शहरों में कीमत में मामूली बढ़त देखने को मिली थी। NHB के सर्वे की माने तो इस समय प्रॉपर्टी में निवेश करने वालों के लिए अच्छा मौका है। अगर इस समय आप सोच समझकर निवेश करते हैं तो आपको आने वाले समय में अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं।